ओके, बढ़िया। तो चलिए फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताइए आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर, अभी नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है? ओके, क्या समस्या है? अभी दिख रहा है? नो सर। अब दिख रहा है सर। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग कर रहे हैं अभी 10th क्लास का मैथ। सॉरी, ये है चैप्टर 3। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरणों का जोड़ा दो चर के साथ। अब इसका चैप्टर का मीनिंग जो भी हो, आप लोगों ने अगर कुछ इक्वेशन देखा होगा जिस तरह से तो क्या हुआ, ओके ओके ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू टू वेरिएबल्स, या फिर इसको कहा जाए रैखिक समीकरणों का जोड़ा दो चर के साथ। तो रैखिक समीकरण जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मान लिया जाए ऐसा कुछ, अगर आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे ये x और y जो है इसको बोलते हैं चर या वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, तो ये दो दो वेरिएबल है, x और y, या इसको हिंदी में चर बोलते हैं, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, सीखा था कि ये है रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लिया जाए ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एक समीकरण ये हो गया और दूसरा रैखिक समीकरण ये हो गया। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि दो 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 रैखिक समीकरण, एक ये रैखिक समीकरण हो गया और दूसरा रैखिक समीकरण ये हो गया। ये दो के साथ में कैसे डील करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि इसको अगर ये दो रैखिक समीकरण हो तो थोड़ा सा पीछे आता है क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं और आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगा, कि अगर दो रैखिक समीकरण हो इस तरह से, ऐसे ये दिख रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम इसको देगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली दो दो रैखिक समीकरण है, इसको लेकर के हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि x और y का वैल्यू निकालने का। ठीक है, ये दो समीकरण को लेकर के हम लोग x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में यही पढ़ रहे थे कि अगर ये दो रैखिक समीकरण हो तो हम लोग इसको सॉल्व करना नहीं सीखा था कि इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने ये सीखा था कि ये अगर दो रैखिक समीकरण है तो हम लोग इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ax इसको अगर कोई भी रैखिक समीकरण को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था, मतलब उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखा था हमने।
जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। और हम लोगों ने ये दिखा था कि अगर हर एक रैखिक समीकरण जो है, मान लीजिए आपके पास दो रैखिक समीकरण है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अगर, तो अगर पहला समीकरण का ए वैल्यू यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का गुणक, और दूसरा समीकरण का ए वैल्यू यानी कि एक्स का गुणक, फिर से पहले समीकरण का y का गुणक, दूसरे समीकरण का y का गुणक, तीसरे समीकरण का ये कांस्टेंट c1, दूसरे समीकरण का c2। अगर ये रेशियो बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं कोइंसाइड करती है, यानी कि एक दूसरे के अंकित आपको याद है कोइंसाइड करने का को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोइंसाइड, संयोग या मेल खाना, संयोगी रेखाएं बोलते हैं उसको। कि अगर दोनों दो दो रेखाएं दो रैखिक समीकरण हो, उनका ये अगर अनुपात आपस में बराबर हो तो वो संयोगी रेखाएं होती हैं, या बेसिकली एक दूसरे के ऊपर इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, संपाती पंक्तियां या रेखाएं। अब इसको हिंदी में देख लिया क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली, हम होता है ट्रांसलेशन में गलत भी हो रहा हो। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, इसको हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो वो एक दूसरे के ऊपर मतलब एक ही रेखा बन जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है। अगर सिर्फ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तो ये दोनों समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। और तीनों अगर बराबर नहीं हो तो ये रेखाएं जो आपस में इंटरसेक्ट करती है या कहीं पे इसे वो काटती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। अगर इसमें कुछ डाउट हो, अंकित, आदर्श से बच्चे लोग, आप लोग थे पिछले क्लास में तो बताइए, तो इसको हम रिवाइज करेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंकित आपको याद है बेटा? सर इसमें क्लियर है सर, क्लियर था सब, क्लियर था। आदर्श नगर से आप लोग? यस तो सर। देखिए देखिए, तो इसको अगर मतलब ये देखा जाए तो हम लोग कभी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो या रैखिक समीकरण हो जैसे इस फॉर्म में, ठीक है, तो उससे एक रैखिक समीकरण है, मतलब वो एक रेखा बनाती है। उसको अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अगर, तो उससे एक रेखा बनती है, ठीक है, लाइन बनता है। तो यही हम लोग देख रहे थे कि बिना हम लोग लाइन ड्रॉ किए, बिना कुछ किए, कैसे पता चलेगा कि दो रैखिक समीकरण हो तो वो एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखाएं होंगी, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर कहीं पे एक दूसरे को ऐसे कट कर रही होंगी। हम लोग सिर्फ इतना देखे थे। और अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को कट करती है, उसका मतलब होता है कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उसका अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, मतलब उसका एक्स और वाई वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो वही जो है आपका ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अभी इसको जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए आपने एक इक्वेशन लिया 4x माइनस वाई इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, ठीक है। तो हमको पता करना है कि ये रेखा इसी समांतर है या इसी के ऊपर आश्रित है, मतलब आश्रित है कि ये दोनों सेम लाइन बनेगा या फिर एक दूसरे को ऐसे कहीं कट कर रही होंगी। तो ये पता करने के लिए हम लोग अभी जो पिछले क्लास में सीखे थे उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 कि अगर ये तीनों बराबर ऐसा हो अगर
तो दोनों सॉरी, तो दोनों दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगी। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो और ये बराबर नहीं हो तो ये समांतर रेखाएं होंगी, और तीनों बराबर नहीं हो या कम से कम ये वाला पार्ट अगर 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 ये वाला पार्ट भी बराबर नहीं हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं। अब इस वाले में A1 कितना, इस वाले इस वाले इक्वेशन का A1 कितना है, A1 है 4, B1 कितना है, B1 है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब -1, और C1 क्या है, ये यहाँ आ जाएगा तो C1 हो जाएगा आपका -7। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। तो C इक्वल 0 करने के लिए इसको यहाँ लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। उसी तरह इस इक्वेशन का देखेंगे, अगर A1 कितना, सॉरी A2 कितना है, इसको A2 बोल रहे हैं, पहले वाला का जो ये है इसे रिलेट करके हम ABC बोल रहे हैं, तो A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2। तो इसका A2 मतलब इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। B2 क्या है, यानी कि y का गुणक। हम देखिए बीच में हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं ताकि आपको सिर्फ गुणक याद नहीं रहे, नहीं से आप सिर्फ वो कोएफिशिएंट याद रहे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हम लोग सीखते रहेंगे ताकि कभी भी कोई धोखा धोखा नहीं हो। अब B2 यानी कि देखिए बच्चे लोग, आप जब हम पढ़ा रहे हो तभी आप म्यूट पे रहेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपका पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आते रहेगा, है ना। तो आप म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना हो तो पूछेंगे अनम्यूट करके, लेकिन ऐसे म्यूट पे रहेंगे। और B2 जो है, B2 यानी कि y का गुणक यानी कोएफिशिएंट, ये 2 है। C2 क्या हुआ, ये हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो C2 यानी कि यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ पे हमने 7 को इधर लाया तो -7 हो गया था, 8 को 18 को इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा -18। अब देखिए यहाँ पे A1 बाय A2 कितना है, 4/3, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1/2 4/3, B1/B2 क्या है, -1/2, C1/C2 क्या है, -7/18। तो ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। तीनों वैल्यू बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि रेखाएं एक दूसरे को, अगर हम ये दो इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कहीं पे करेगी, कहाँ पे करेगी वो अभी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक इंफॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली ये जो हमने सीखा था उसको हम यहाँ पे हम लोग बिना कुछ कैलकुलेशन किए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली A1 B1 C1 का वैल्यू निकाला, A2 B2 C2 का वैल्यू निकाला। यहाँ से निकाला क्या मतलब, यहाँ से देखा क्या है, और बिना कोई हिसाब किताब की हमको पता चलेगा कि रेखाएं जो है अपने आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। नहीं, नो सर। ओके। तो अब देखिए ये सब तो थ्योरी हो गया, मतलब ज्ञान की बातें हो गई कि भाई दो रेखाओं को देखा, उसका A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला, उसे पता किया कि हाँ वो संयोगी रेखाएं होंगी या फिर समांतर रेखाएं होंगी या फिर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि कोइंसाइडिंग लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस है वो, या पैरेलल लाइंस है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये तो जानकारी हो गई। लेकिन हमको जब जब कभी भी दो इक्वेशन मिलता है, ऐसा दो इक्वेशन कहीं पे हो, मान लिया जाए ऐसा दो इक्वेशन हो, दो लीनियर इक्वेशन अगेन फिर से आपको याद दिलाने के लिए रैखिक समीकरण बोलते हैं। और लीनियर इसलिए होता है कि इसका देखिए हर एक जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ भी x और y का पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होता है, बोलते हैं उसको, क्योंकि ये इक्वेशन को यूज करके अगर कभी आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। किसी ने हाथ खड़ा किया लगता है, बोलिए भाई, बोलिए प्रिंस, पीयूष, सॉरी, बोलिए पीयूष, आपने हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, पीयूष आपने हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब होता है कि आप शायद कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए।
कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। तो फिर हाथ नीचे कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, वो हाथ का जो सिंबल है वो ये हमको बताता है कि भाई बच्चे लोग को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो फिर हम रुक करके वो क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो दो इक्वेशन है उससे हमको हाँ, तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इससे दो रेखाएं बनेंगी। तो अभी तक हम लोग सिर्फ देख रहे थे, और रेखाओं के बनने से ये जो रेखा है इस पे हर एक वैल्यू एक्स और वाई का जो होगा वो इसके हिसाब से होगा। और इस समीकरण के हिसाब से मान लिया अगर ये रेखा बन रहा है इस पे हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू होगा एक्स वाई का वो इस कंडीशन को, अब म्यूट पे चलिए बेटा। हाँ, ओके। तो ये अभी तक जो हम लोग सिर्फ देखे कि भाई रैखिक समीकरण क्या है, और दो रैखिक समीकरण हो तो उनके बीच में क्या संबंध है, वो चीज हम लोग देख रहे थे कि भाई उनका अनुपात, अगर उनके जो गुणक है उनका अनुपात अगर बराबर हो सभी तो वो रेखाएं कॉइंसाइड करेंगी या संयोगी रेखाएं होंगी। अगर दो अनुपात यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो वो समांतर रेखाएं होंगी, और तीनों बराबर नहीं हो तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट करेंगी मतलब, तो अब देखिए थोड़ा समझते हैं कि अगर दो रेखा हो आपके पास में, बेटा जब आप लोग बात नहीं करो तो प्लीज म्यूट पे चले जाइए, नहीं तो पीछे से आवाज आती रहती है ना। तो मान लिया जाए कि दो रेखाएं हैं, सिंपल दो रेखाएं हैं, मान लिए दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। मान लिया जाए ऐसे x+2y = 5 एंड मान लिया जाए 2x+ty मान लिया जाए 6। ठीक है, ये दो बेटा आप लोग, पीयूष आप म्यूट पे चलिए प्लीज। हाँ, क्योंकि पीछे से कुछ आवाज आ रही है, आप लोग अब कर रहे हो वो आवाज आ रही है, उससे बाकी लोग को डिस्टरबेंस होगा, है ना। आप तभी अनम्यूट करेंगे जबकि आपको कुछ पूछना हो। ओके, तब ये दो इक्वेशन है तो इसका रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर ये है इक्वेशन है x+2y = 5, इसका मतलब क्या हुआ, x और y के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, कि भाई x का कोई भी वैल्यू होगा और y का कोई वैल्यू होगा, वो x का वैल्यू प्लस 2y जो है मिला करके 5 होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू बढ़ गया तो y का वैल्यू घट जाएगा, या y का वैल्यू बढ़ गया तो x का वैल्यू घट जाएगा, ये उनका समझौता हुआ। लेकिन किसी भी हालत में x+2y = 5 होगा। तो देखिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, हम वहाँ पे x और y का वैल्यू देखते हैं, आप लोग देखेंगे इसको तो और थोड़ा क्लियर होगा। x y, मान लिया जाए कि हमने x का वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, तो 2y = 5 यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 2.5। मान लिया हमने x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 1 रखा तो ये हो जाएगा 2y = 5 - 1 यानी कि 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। अब ये कैसे होगा आप लोग समझ पा रहे हो, इस इक्वेशन में हम सिर्फ वैल्यू बिठा रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखा हमने, यहाँ पे ये 0 कर दिया, तो ये हो गया 2y = 5, तो यानी कि 2y का वैल्यू 5, 1y का वैल्यू 5/2 2.5। जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो x1 + 2y = 5 यानी कि ये 1 को इधर ले आएंगे, -5 - 1 4 हो जाएगा, यानी कि 2y = 4 यानी y = 1। चलिए इसका वैल्यू 2 रखते हैं अगर, तो क्या होगा, 2 रखा अगर, तो x वैल्यू 2 रखा तो ये इधर आएगा, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, यानी कि 2y = 3, y = 3/2 1.5। तो हम चलिए हमने 3 पॉइंट रखा। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ भी सेम है, कोई भी इक्वेशन हो, समीकरण हो, उसका ये मतलब होता है x और y के बीच में समझौता हुआ है कि भाई मेरा वैल्यू और तुम्हारा वैल्यू मिला करके इतना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस समझौते का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी 3 वैल्यू निकालते हैं, ये मान लिया जाए x, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो x का वैल्यू मान लिया जाए इस इक्वेशन में अगर हमने 1 रखा, ये चलिए 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या होगा,
y का वैल्यू हो जाएगा यानी कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 यानी कि y इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। अगर x का वैल्यू हमने 1 रखा, x वैल्यू 1 रखा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 6 - 2 तो यानी 4, तो 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3, समथिंग लाइक 1.33। एक्स का वैल्यू अगर 2 कर देते तो क्या होता, 2 करते तो ये 4 हो गया, 6 - 4 यानी कि 2, तो y इक्वल टू 2/3 यानी कि 0.66। तो यहाँ पे देखिए हमको दो कुछ वैल्यू मिला, x और y का कुछ वैल्यू मिला। जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2.5 है, x का वैल्यू 1 है तो 2 है, ये कुछ निकला। तो हम लोग उसको ग्राफ पे यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब चलिए ये वाला लाइन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है, मतलब इससे एक लाइन बनेगा, रैखिक समीकरण है, तो रेखा बनेगी इससे। तो कैसे रेखा बनेगी, ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। चलिए इसको 1 2 3, ये हम हाथ से ग्राफ बना रहे हैं, आप लोग करेंगे तो ग्राफ पेपर रहेगा, उस पर यूज करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। ये जो है ये तो हाथ से बनाया हुआ, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा देख सकता है। 2 3, ये 1 2 3, चलिए ठीक है। तो इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, इसको देखते हैं। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2.5 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2.5, तो ये 1 है, 2 है, 2.5, तो ये वाला पॉइंट निकला एक। दूसरा जब x 1 है तो y 2 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। तो देखिए ये दूसरा पॉइंट मिला। इसको समझ नहीं आ रहा ठीक से, मेरा स्क्रीन जो है, मेरे को लैपटॉप बदलना पड़ेगा लगता है। दूसरा पॉइंट ये मिला। तीसरा है जब x का वैल्यू 2 है तो 1.5 है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे। ये तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो देखेंगे एक रेखा बनेगी, ठीक है। ये पहला रैखिक समीकरण से एक रेखा बना। दूसरा रैखिक समीकरण ये वाला है, जब x का वैल्यू 0 है, y का 2 है, ओके। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1.33 है, कुछ ऐसा यहाँ पर। जब x का वैल्यू 2 है तो 0.16 है, 0.66 है, सॉरी ये 66 है, 2 है तो 0.66 है, यानी कि कहीं पे यहाँ पे। तो देखेंगे ये दूसरी रेखा बन रही है ऐसे, ये जाके कहीं पे मिलेगी। और जहां पे मिलती है दो रेखाएं, ये जो पॉइंट है इसका x और y वैल्यू निकालेंगे। x वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, कुछ तो होगा -1.2 या कुछ होगा। y का वैल्यू कुछ होगा यहाँ पे इतना, शायद 3 के आसपास। तो इस पॉइंट का और x और y वैल्यू जो निकलेगा जहां पे रेखाएं मिलती हैं, तो एक उपाय ये हुआ कि आपने दोनों समीकरण के हिसाब से ये टेबल बनाया, x और y का कुछ पेयर निकाला और उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, जहां पे और वो रेखाएं जहां पे मिली उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, ठीक है, रहने दीजिए, उसको उतना परेशानी की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पास दो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण को हम लोग ने उससे हमने एक टेबल बनाया, दूसरा टेबल बनाया और उसको लाइन ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे, और जहां पे वो रेखाएं मिलती है उस पॉइंट पे दो चीज पता चले। देखिए यहाँ पे इन दोनों में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात भी बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो ये रेखाएं कहीं कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, और प्रतिच्छेद जहाँ कहाँ पे करेंगी तो वो हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया और वो पॉइंट निकाला, और उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपको ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो ग्राफ का मेथड था कि अगर हम ग्राफ यूज करके अगर हमको जो है निकालना हो अगर दो इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो हम ग्राफ मेथड से कर सकते हैं ऐसे। कुछ मुश्किल काम नहीं है, एक्स और वाई का वैल्यू के साथ थोड़ा खेलिएगा, ये टेबल बनाइएगा हर एक इक्वेशन के लिए और उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिएगा कि
कहीं ना कहीं पे वो प्रतिच्छेद कर रही हैं और उनका उस पॉइंट का जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। वो आपका सॉल्यूशन होगा ग्राफ वाले मेथड से। ठीक है, तो यहां तक में एक मिनट हम रुकते हैं और देखें कि भाई बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं अंकित, आलोक, आदर्श नगर से बच्चे लोग? नो सर। नो सर। ओके, तो ये तो समरी ये है कि भाई आपके पास दो रैखिक समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो आप तो पहले पहले आप पता कर सकते, बिना कुछ हिसाब किताब किए आप सिर्फ उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, लिखेंगे, मतलब मैप करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, जो होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और उसमें जो a1 बाई ए टू, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों मिल रहा है तो वो कॉइंसाइडिंग लाइंस होंगी, पेयर ऑफ लाइंस होंगी, या संयोगी लाइन जो भी बोलते हैं हिंदी में। अगर a1 बाई बी ए टू, b1 बाई b2 बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं हो, तो यानी वो पैरेलल लाइंस होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। और अगर a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हो, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो ये आपको पता चल जाता है। और ये तो इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदे प्रतिच्छेदे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, है ना। तो अगर ये तो आपको पता चल गया, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी यानी कि कहीं पे मिलेंगी, तो यानी तभी समझिए कि उसका सॉल्यूशन आपको निकल सकता है, यानी एक सॉल्यूशन निकल सकता है, एक्स और वाई का एक वैल्यू का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो वो आप लोग ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। अगर समांतर रेखाएं होंगी, अगर पैरेलल रेखाएं निकली, मतलब यानी कि a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल to other two values, मतलब a1 by 2 is equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2, यानी कि c1 by c2 का अनुपात जो है a1 और b a और b के अनुपात के बराबर नहीं है, तो वो जो है समांतर रेखाएं होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी तो क्या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब जैसे होता है कि भाई दो दोस्तों का लड़ाई हो गया है, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तो समझौता होगा नहीं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे नहीं। तो ये दो दोस्त हैं जो समांतर चल रहे हैं, तो इनका इनका कोई समझौता हुआ नहीं, कहीं पे मिले नहीं, तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं अगर हैं तो आप फिर एक्स और वाई का वैल्यूज के लिए सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बिफोर यू ट्राई सॉल्विंग द इक्वेशन, बिफोर यू ट्राई ड्राइंग इट, मतलब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें और उसके बाद सॉल्व करें, उससे बढ़िया है कि भाई पहले आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात में अगर पता चल गया है कि समांतर रेखाएं हैं, तो अब बाकी का तामझाम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोल दीजिए कि भाई ये समांतर रेखा है, अगर ड्रॉ करना है तो बोलो, ड्रॉ कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन मत मांगना, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ठीक है, और अगर a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 बराबर नहीं हो, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और तब ये सब कुछ करने का मतलब बनता है। और अगर अगर a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि सारे कांस्टेंट्स जो है उनका अनुपात बराबर होगा, तो वो कॉइंसाइडिंग पेयर ऑफ लाइंस है, यानी कि उनका हजारों सॉल्यूशन, मतलब समझिए साथ ही रहते हैं। अब जैसे नहीं तो परिवार में से चार लोग रहते हैं, तो हर रोज हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हर रोज कुछ सिचुएशन में आते हैं और उसका समस्या का समाधान वहीं पे लगे हाथों निकाल लेते हैं कि भाई साथ ही रहते हैं तो कुछ करने का जरूरत नहीं, मीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं है। घर में रहते हैं, दो भाई बहन हैं, आपस में बात किया, सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। तो वैसे ही है कि कॉन्साइडिंग लाइंस जो है, उनका हजारों सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब ये हम एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो सिर्फ रिलेट करने के लिए, इसका कोई ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, सिर्फ रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि भाई पहले हमको लीनियर इक्वेशन देके पता चल जाए कि वो किस तरह की रेखाएं हैं, उनका अनुपात निकाल के, और दूसरा ग्राफ के मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, मतलब तीसरी चीज होती है जो जानने की इस चैप्टर में है, वो है कि भाई इसको अलजेब्रा के हिसाब से, अंकगणित के हिसाब से, अलजेब्रा को अंकगणित ही बोलते हैं ना, देखिए अलजेब्रा, बीज गणित, सॉरी, बीज गणित बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो या बीजगणित के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई आपके पास दो इक्वेशन है, मान लिया जाए प्लस सी वाई
आज मेरा ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। इक्वल टू 6, और मान लिया जाए दूसरा इक्वेशन है x-3y इक्वल टू 8। ऐसा दो इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे भाई इसके लिए सॉल्व इट फॉर x एंड y, मतलब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो पहला चीज क्या है, आप बोलेंगे कि भाई ये सॉल्व करने लायक इक्वेशन है भी या नहीं। तो यहाँ पे आपका जो हम लोग पहले सीख चुके हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो पहले तो देखें कि भाई सॉल्व तो जगह सॉल्व तब होगा यानी कि जब ये लाइन, ये लीनियर इक्वेशन जो है से जो बना हुआ लाइन आप इसको इंटरसेक्ट करें, मतलब रैखिक समीकरण जो आपस में कहीं पे प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमको पहला कंडीशन क्या पता है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 का और a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1/a2 क्या है, 2/1, 3/-3, यानी कि ये 2/1 यानी 2 एंड 3/-3 इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन निकलने की संभावना है। ग्राफ मेथड से हम लोगों ने वो टेबल बना करके ग्राफ बनाया, उससे निकल सकता है। अब है दूसरा अलजेब्रा का मेथड। अलजेब्रा के मेथड में देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज ध्यान में हमेशा रखिए कि आपको दो वेरिएबल हो जैसे एक्स और वाई, उसको सॉल्व करना तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। अगर आपको एक्स वाई और जेड भी हो, तीन वेरिएबल हो, तो अगर जितने वेरिएबल उतना इक्वेशन, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको बोलेंगे कि x+18 इक्वल टू 27, सॉल्व दिस फॉर x, मतलब x का वैल्यू निकालिए, आसान है। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, आसानी से निकाल देंगे। अगर हम यही करेंगे कि भाई जो है इसको सॉल्व कीजिए ऐसा, x+2y, चलिए x+y इक्वल टू 27, अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो सीधा थंब रूल ये है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, ठीक है। तो अगर कोई आपको एक इक्वेशन दे दे, उसमें चार वेरिएबल देके बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो बोलिए भाई ऐसा है कि जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन लेके आओ, फिर बात करेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि उसका क्या बोलते हैं, उसका सिग्नेचर लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया, राइट। तो वैसे ही है ये, आपको कोई इक्वेशन दे और बोले कि सॉल्व करो इसको, तो आप पहले देखेंगे भाई कितना इक्वेशन है कितना वेरिएबल है। अगर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है, टेंशन नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए x+, मान लिया जाए x+5 इक्वल टू 27 था, तो x का वैल्यू क्या है, 27 - 5, 22 निकल जाएगा। तो यानी कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन आराम से कर सकते हैं। दो वेरिएबल अगर हो तो दो इक्वेशन लगेगा, तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। तीन इक्वेशन, तीन समीकरण, जो भी बोलिए उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई आप शुरुआत करने से पहले आप क्या क्या कर रहे हैं। तो पहला चीज आपने देखा कि भाई कितना इक्वेशन है कितना वेरिएबल है, मेरे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है, ठीक है। तो दो इक्वेशन चाहिए हमको, दो इक्वेशन दिया गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने की संभावना है। दूसरा चीज आपने क्या किया, आपने चेक किया कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए, ये दोनों तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो सॉल्व होगा क्या, मतलब अगर इसको हम लाइन बना के ड्रॉ करते तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा क्या। तो आपने देखा a1/a2 b1/b2 मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सॉल्व होगा, इंटरसेक्ट करेगा लाइन, मतलब अगर हम ग्राफ के मेथड से करते तो। लेकिन आपने पूरा होमवर्क कर लिया कि भाई हाँ, इसको इसके पीछे मेहनत करने से कुछ फायदा होगा, तो ठीक है, अगर फायदा होगा तो करते हैं। तो अब उसके अलावा कुछ और नियम है जो हमको जानना चाहिए बिफोर वी ट्राई सॉल्विंग इट। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा हो, मान लिया जाए ये भी, हाँ, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसा हो, अगर मान लिया जाए ये वाला, ये इक्वेशन ऐसे है, अगर x-3y इक्वल टू 8, इसको अगर हम मान लिया जाए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो भी सेम ही इक्वेशन रहेगा, यानी कि ये 2x - 6y इक्वल टू 2 × 8 16, ये भी सेम ही इक्वेशन है। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर सेम चीज से किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो सेम ही इक्वेशन रहता है, ठीक है। अगर आप इसको चाहें कि भाई इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये सेम इक्वेशन, इसका कुछ भी बाल भी वाका नहीं होता है, वो सेम ही रहता है वो, ठीक है।
जो हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा है, देखा जाए कोइंसाइडिंग लाइंस जो है उसका सेम ही मतलब होता है कि अगर कितना भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एक लाइन, ये लाइन लीजिए, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूसरा इक्वेशन बना दीजिए, वो दोनों कोइंसाइडिंग लाइन बनेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन इतना जान के रखिए कि अगर कोई भी इक्वेशन हो उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन का कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर ये इक्वेशन है, आपको मन कर रहा है कि अच्छे इसको चलो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज नहीं होता है। तो मैथ में एक चीज ध्यान रखने का है कि एज लॉन्ग एज यू डोंट चेंज द नेचर और द आउटकम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको कोई बोले x इक्वल टू 5, अगर आप बोलते हैं 2x इक्वल टू 10 तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 2 से पूरा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 5 ही निकलेगा, इसमें भी, चाहे इसमें x का वैल्यू 5 है तो इसमें भी x का वैल्यू 5 होगा। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5x इक्वल टू 25, x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तब तक कोई समस्या नहीं है। दिक्कत तब हो जाएगी जब x प्लस 5 है, अगर आप बोलेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 5, तब ये दिक्कत हो गया कि आपने एक तरफ एक चीज ऐड कर दिया लेकिन इधर चेंज नहीं किया, मतलब x का वैल्यू आपने चेंज कर दिया। तो सिर्फ वही ध्यान रखने का है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, जो x का वैल्यू अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एक लाइन में सारांश ये है कि आपके पास कोई भी अगर इक्वेशन हो, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट विल कीप इन माइंड एंड विल मूव ऑन। ठीक है, तो मतलब विल यूज दैट टेक्निक, एक्चुअली उससे हमको फायदा होगा। और जब हम उस पर आएंगे तो वापस उस चीज को जब हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग देन यू विल सी की व्हाट आई मीन बाय दिस। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, और दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन, उन्मूलन। अब देखिए हिंदी मीडियम में आप लोग भी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग, हम भी पढ़े हैं हिंदी मीडियम में ही, लेकिन समस्या ये है कि प्रतिस्थापन और उन्मूलन ये हम लोग अपने बोलचाल में कितना बार यूज करते हैं और कितना ही कर पाएंगे लाइफ में, बट ठीक है, अभी के लिए एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो उतना ध्यान रखिए। प्रतिस्थापन और उन्मूलन मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, कोई वैल्यू को रिप्लेस करना, कुछ एक वैल्यू डालना, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और प्रतिस्थापन मतलब, सॉरी, उन्मूलन मतलब किसी एक को उड़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक एक तरीका है प्रतिस्थापन, मतलब कैसे करेंगे प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक काम करेंगे, हमको पता है कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हमारे पास देखिए इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो समस्या है थोड़ा सा। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको, इस इक्वेशन दिख रहा है हमको एक x है, इससे x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को लेके चले अगर तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल टू 8 प्लस 3y। ठीक है, अब x का हमको एक वैल्यू मिल गया यहाँ से y के टर्म में। अब ये इक्वेशन को लेके आते हैं, इसको बोलते हैं भाई देखो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिला है, इसको यूज कर लेते हैं। तो जहाँ पे x था 2, x के बदले लिख देंगे 8 प्लस 3y। देखिए इस इक्वेशन का क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे 2x के जगह पे हमने ये वैल्यू दूसरे इक्वेशन से निकाला था उसको यहाँ पे बिठा दिया, प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखिए इसको अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 8 हो गया। चलिए तुमको थोड़ा सा इसी जगह को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 8 हो गया 16, 2 इंटू 3y हो गया 6y, प्लस 3y जो था पहले से वो है ही, इक्वल टू 16, सॉरी इक्वल टू 6। तो क्या निकला, 16 प्लस 6y प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 6y और 3y मतलब 6 एप्पल और 3 एप्पल मिला के हो गया 9 एप्पल। ठीक है, तो 16
प्लस 9y इक्वल टू 6। तो इससे हम लोग देखिए, यानी 16 प्लस 9y इक्वल टू 6 अगर है तो 9y इक्वल टू 6 माइनस 16 हिसाब किताब करके निकलेगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 16 यानी -10। तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 16 डिवाइड बाय 9। तो थोड़ा गंदगी हम कर दिए यहाँ पे, थोड़ा सफाई कर देते हैं, काम करते हैं। आप इसको नहीं चलिए ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा जगह ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो निकला था, तो 16 प्लस 9y इक्वल टू 6 निकला, तो यानी कि 9y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 16। और ये हम लोग फटाफट से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम धीरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक आदत है कि आपको जब अगर सॉल्व करना हो ना, तो डू इट लाइक यू आर राइटिंग अ स्टोरी, कहानी लिखने जैसा, ताकि आपका जो आपने सॉल्व किया है उसको पढ़ के कोई समझे कि क्या आपने क्या किया है। क्या होता है कि हमने 2 स्टेप अगर जंप करके अगर 16 प्लस 9y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू माइनस 10/9 यहाँ से सीधा लिख देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, और अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो फिर आपको पता नहीं है कि गलती को फिक्स कैसे करना है। तो आपको भी रिवीजन करने में, रिव्यू करने में आसानी होगी, और जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हम लोगों ने कि 2 इक्वेशन था, हम लोगों ने एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला y के टर्म में। यहाँ पे देखा हमने कि भाई अच्छा x इक्वल टू जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लिया, और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस x के जगह पे। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझने का खेल ये है कि आप एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में, दूसरे जगह पे डाल देंगे तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन जो है y के फॉर्म में आ जाएगा। आपका एंड गोल क्या है कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल अगर आप उस फॉर्म में ले आते हैं तो उसके बाद आपको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो एक इक्वेशन से x का वैल्यू y की टर्म में निकाला, उसको दूसरे इक्वेशन में बिठा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन। अब प्रतिष्ठा स्थापन जो भी वर्ड हो, गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा भाई, लेकिन सब्स्टिट्यूट दिस बाय दिस, ये आपको बहुत ही कॉमनली यूज होगा लाइफ में। तो वो मेथड आसान है थोड़ा मेरे हिसाब से, बट बाकी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से देख लीजिए भाई आपको क्या काम बनता है। ठीक है, तो ये है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ डू यू सॉल्व इट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि y का वैल्यू निकल गया। अब ये y का वैल्यू लेके किसी में बिठा दीजिए, यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे तो ये y के बदले में नंबर आ गया, तो ये भी हो जाएगा वन इक्वेशन विद वन वेरिएबल। फिर यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समरी ये है कि आपके पास 2 इक्वेशन है, मान लिया जाए प्लस 3y इक्वल टू 18, 5x माइनस y इक्वल टू 12। 2 इक्वेशन है, आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करो, x और y का वैल्यू निकालो, वही करना चाह रहे हैं। 2 इक्वेशन है, पहला आपने देखा कि दोनों x और y का पावर 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन निकाल देगा कि नहीं देखते हैं। तो उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिलेट करते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। यहाँ पे आपने देखा a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब सॉल्व हो सकता है, ये देखा है प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये आपने पहले होमवर्क कर लिया, उसके बाद आप आगे बढ़े। तो हम लोग फिर अलजेब्रा के साथ सॉल्व करें, बीजगणित के हिसाब से, उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि भाई पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग विल प्रॉब्ली नॉट ट्राई रशिंग थ्रू इट, पूरा चैप्टर को आज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई एक से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाला हमने। मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आए, तो y इक्वल टू 5x माइनस 12 हो जाएगा। तो y का वैल्यू x के टर्म में आ गया, यहाँ पे डालेंगे तो y का वैल्यू x के टर्म में, यानी कि यहाँ पे पूरा इक्वेशन x के टर्म में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल गया, फिर x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन को चूज कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उससे करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू निकल जाए, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक है,
और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग कल प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास, और फिर कल हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे दो मेथड पे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा खेल है, अगर आप इसको समझते हैं तो फिर ये खेलने वाला चीज है। अगर नहीं समझेंगे अगर, तो फिर जो है समस्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। इसको हम जब कल हम लोग दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी मजेदार हो जाएगा ये। किसी ने हाथ खड़ा किया, कौन है? शिवंधन कुमार, शिवधन कुमार, बोलिए। सर ऐसे नहीं हो सकता है, शॉर्ट में देखिए तो। कैसे? प्रति प्रतिस्थापन विधि से, जैसे एक्स और वाई का एक्स किसी का दोनों समीकरण में किसी एक का मान बराबर करके काट कर फिर के वो जो तो वाई का मान आएगा तो नहीं, नहीं तो वही, वो थोड़ा आप जल्दी आ गए उस पे। तो हाँ जल्दी तो अभी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी हम लोग आधा ही पढ़े हैं। अभी अभी तक जो है रामायण का 2 ही कांड हुआ है, ठीक है। तीसरे चौथे कांड पे जब जाएंगे तो पता चलेगा कि और क्या क्या है उसमें, ठीक है। रामायण महाभारत जो भी है, मतलब एग्जाम्पल हम ऐसे दिए। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन की विधि। दूसरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए ऐसा है, मान लिया जाए आपका इक्वेशन ऐसा है, -y = 16 और 4x + y = 18। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे हमने बताया कि एक कोई इक्वेशन है, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो भी हाँ वो सर। इक्वेशन नहीं बदलता है। तो यहाँ पे दूसरा चीज ये ध्यान रखने का, अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, अगर आप सिंपली इसको जोड़ या घटा भी सकते हैं, उससे आपको जो बनेगा वो तीसरा इक्वेशन होगा। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको दिया गया है दो इक्वेशन, लेकिन आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से तीसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देम, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन देखिए, एक इक्वेशन में एक केवल एक y पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक y पॉजिटिव है। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए कि भाई चलो हमको यहाँ पे एक एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा। तब मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा 2x + 4x यानी कि 6x, ये -y + y मिला के हो गया 0, हिसाब किताब, = 16 + 18 28। तो देखिए दो इक्वेशन को जोड़ या घटाव करके भी जो इक्वेशन बनता है वो भी, उससे भी कोई नुकसान नहीं, वो भी हमको, वो हमारे काम का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया y को बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस, यानी आपने उन्मूलन कर दिया y का। जैसे पोलियो उन्मूलन हुआ था वैसे ही y का उन्मूलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, बना गया आपका 6x + 0 = 28, यानी कि एक इक्वेशन है जिसमें कि एक ही वेरिएबल है। हम वही करना चाहते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन की विधि यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें या मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करें, आपका एंड गोल क्या है? टू गेट टू एन इक्वेशन वेयर यू हैव ओनली वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उन्मूलन। ये तो सबसे साधारण फॉर्म था उन्मूलन, उन्मूलन का, ठीक है। अगर इसके -y की जगह पे 4y होता और यहाँ पे 3y होता तो भी हम कर सकते थे। कैसे करेंगे वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्लियर होगा कल के क्लास में, ठीक है। तो ध्यान रखने, इसको पूरा पूरा जो ये है ना मैथ को, अगर आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, ये पूरा पूरा कहानी है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कि आपके पास कोई भी दो दो लीनियर इक्वेशन अगर है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। दो इक्वेशन है अगर, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको बिना सॉल्व किए कैसे इसका उसका प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो अगर दो इक्वेशन है तो सबसे पहला काम को ये करना है कि भाई ये इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ मोटिवेशन है भी या नहीं पता करते हैं पहले, यानी कि इसको सॉल्व करने से कुछ निकलेगा कि नहीं। तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिलेट करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं, उससे पता करते हैं कि भाई ये जो दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है। तो पहले तो आप देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, मतलब x और y का पावर 1 है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो रैखिक समीकरण है, पता देख लिया आपने, उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया आपने,
उस रेशियो के हिसाब से पता चलेगा आपको कि वो लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि संयोगी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, तब आप जो है तब आप आगे बढ़ेंगे। तो आपने A1/A2 B1/B2 देख लिया कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तब आप जो है एक मेथड आपके पास कि आप ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे उस दोनों लाइन को, देखें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। दूसरा तरीका है अलजेब्रा के हिसाब से या बीजगणित के हिसाब से, वहां पे आप दो मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन यानी कि उन्मूलन। तो प्रतिस्थापन मेथड में का जो तरीका है उसमें आपने क्या किया, एक से y का वैल्यू निकाला, दूसरे में डाल दिया। तो क्या हुआ, जब y का वैल्यू निकाला x के टर्म में, तो यानी कि जब इसको यहाँ लाएंगे सब कुछ x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब y का वैल्यू यहाँ से डालेंगे इसके हिसाब से तो सब कुछ x हो जाएगा, और फिर आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल निकाल लिया आपने। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जहां पे आप दो इक्वेशन को जोड़ घटाव गुना भाग करके निकालते हैं कि भाई कैसे करके हम एक वेरिएबल को गायब कर दें। तो दोनों, चाहे वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, इन बोथ द सिनेरियोस आप ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमको इस सब कुछ हिसाब किताब करके एक इक्वेशन मिले जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिससे हमको एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, और वो वेरिएबल का वैल्यू हम दूसरे किसी इक्वेशन में डाल करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान था आज के लिए। कल हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू गेट योर हैंड्स डर्टी, मोर यू विल हैव फन। तो यहां तक जो हम लोग ने सीखा है उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो पूछिए। अभी तक में कुछ ऐसा कुछ जो मैंने बोला हो जो कि ऊपर से चला गया हो तो बताइए, या फिर टीचर जल्दी जल्दी भाग रहा था तो वो भी बताइए। नहीं, No, sir. ओके ठीक है। तो देन वी विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक और हम लोग मिलेंगे इंग्लिश क्लास में एट 7 o'clock। ठीक है, तो आप लोग भी जाइए, थोड़ा सा ब्रेक व्रेक लेके आ जाइए और हम लोग मिलते हैं इंग्लिश क्लास में आफ्टर 5 मिनट्स। थोड़ा हमको भी फ्रेश होना पड़ेगा, है ना। ऑलराइट, तो चाहे तो क्लास में बने रहें या फिर 5 मिनट के बाद ज्वाइन करें, एनी विच वे। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर नैतिक एक ने बहुत सारे इंसिडेंट है बच्चों को जो कि जोड़ा है।